सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओ चैन की फाइट जब दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइबल्स के साथ में हो गई थी तो उसने अपने सुपर पावर्स का यूज करते हुए उन दोनों को ही जान से मार दिया था। लेकिन उनमें से जो बंदा होता है उसने शाओ चैन को बराबरी की टक्कर दी थी, जिसको हराने के लिए शाओ चैन को यूज करनी पड़ी होती है अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को, जिसके साथ साथ शाओ चैन की बॉडी के अंदर कंबाइन हो जाती है ड्रैगन एग की पावर, जिससे कि अब उसकी बॉडी में अवेकन हो जाती है हेवनली स्टील मिस्टिकल आर्ट। साथ ही साथ शाओ चैन के ऊपर अटैक कर दिया था एक एंशिएंट टायरानोसॉरस रेक्स ने, जिससे वो बड़ी ही मुश्किल के साथ में खुद को बचा पाया था। और साथ ही साथ में उसी आइलैंड की तरफ आते हुए एक और जहाज को दिखाया गया था, जहां पर एक प्रिंस इविल ड्रैगन के अंडे को लेने के लिए आ रहा था, लेकिन उसको आगे बढ़ते हुए आने वाले खतरों के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद फिर हमें उस ड्रैगन आइलैंड के फॉरबिडन सी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बिजलियां कड़क रही थी। वहां का मौसम भी एकदम ही खतरनाक हो चुका था। जिस आइलैंड की तरफ काफी तेजी के साथ में बड़ा चला जा रहा था उसी प्रिंस का ही शिप। जिस मोमेंट पर तभी समंदर के अंदर हलचल होना शुरू हो गई थी, और ये हलचल इतनी ज्यादा होने लगती है कि ये पूरा का पूरा जहाज ही हिलने लगा था। उसके अंदर रखा हुआ सामान भी यहाँ से वहां पर डोलने लगता है, जिसकी वजह से वो प्रिंस तुरंत ही अपने सभी साथियों से कहता है कि आखिर ये क्या हुआ, जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाओ। अगर कोई भी खतरा आया है तो सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ। जिसकी वजह से कुछ सिपाही देखने लग जाते हैं पानी के अंदर, जहाँ पर हमें पानी के अंदर निकलते हुए दिखाए जाते हैं किसी ड्रैगन के स्पाइक्स। उसके बाद जब हमें उसकी झलक दिखाई जाती है तो वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसको देखकर वो सिपाही कहने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, ये कौन सी शख्सियत है जिसने तुरंत ही अपने टेल को निकाल के अटैक करना शुरू कर दिया था उसी जहाज के ही ऊपर। जिससे वो सिपाही डरने लगते हैं और ये कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है जो अटैक भी बहुत ही खतरनाक तरीके से कर रहा था, और उसने केवल एक ही अटैक के साथ में जहाज के दो टुकड़े कर दिए थे। पूरे के पूरे जहाज के ऊपर ही तबाही मच गई थी। उस प्रिंस के साथ में जो लड़की आई होती है वो फिसलते हुए अब जाने लगती है पानी के अंदर, जो कि इस टूटे हुए जहाज के किनारे पर जाकर लटक गई थी। इसके हाथ को प्रिंस ने पकड़ लिया था और उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस लड़की का हाथ प्रिंस के हाथों से फिसलने लगता है, और साथ ही साथ नीचे की तरफ से वो ड्रैगन भी आ रहा था। इसका हाथ छूट जाता है, वो प्रिंस चाह कर भी उसको बचा नहीं पाता। साथ ही उसी मोमेंट पर वो ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि उसको खा चुका था, और प्रिंस की जान बचा ली होती है उसके सेनापति ने। और ये सारा का सारा नजारा शाओ चैन अपनी आंखों से ही देख रहा था। वो कहने लगता है कि मैंने जिसकी उम्मीद लगा के रखी थी वो शिप तो पूरी तरीके से ही तबाह हो गया। डेफिनेटली उसके ऊपर मौजूद सभी के सभी लोग भी जान से मारे गए होंगे। इसीलिए शाओ चैन सबसे पहले यहाँ से जाने का ख्याल छोड़ देता है और वापस से चला जाता है जंगल के अंदर, जहाँ पर शाओ चैन एक बीस्ट का शिकार करके उसको अपने लिए पका रहा था खाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो इस आइलैंड से बाहर निकले तो निकले कैसे, क्योंकि ये नजारा देखने के बाद वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुका है अगर वो यहाँ से जहाज से जाएगा तो डेफिनेटली उसकी भी मौत हो जाएगी। इसीलिए शाओ चैन को खुद को बचाने के लिए कोई और ही रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने के लिए। हम देख पाते हैं कि शाओ चैन जिस मांस के टुकड़े को भून रहा था उसकी स्मेल और धुआं जंगल में चारों तरफ ही फैल रही थी। इस मोमेंट पर तभी अचानक से ही यहाँ पर हलचल होने लगती है, जिसके बारे में शाओ चैन को भी पता चल गया था, क्योंकि धरती को हिलाते हुए तभी शाओ चैन के सामने एंट्री मारता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट, जिसको कहते हैं चार हाथों वाला जायंट एप, जो कि मस्कुलर और पावरफुल और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। और इतनी खतरनाक बीस्ट को अपनी आंखों के सामने देखकर शाओ चैन थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जरूर से ये बीस्ट आया होगा उसी को ही खाने के लिए। लेकिन ये जायंट तो यहाँ पर भून रहे उस मांस की स्मेल को ले रहा था। शाओ चैन पहले तो सोचने लगता है कि आखिर ये बीस्ट करना क्या चाहता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि इसने मुझे इस मीट के टुकड़े की वजह से ढूंढ लिया, जो कि बहुत ही जोरों के साथ में दहाड़ने लगता है। तो शाओ चैन ने तुरंत ही उस मीट के टुकड़े को फेंक दिया था, तो वो बीस्ट तुरंत ही उसको पकड़ भी लेता है, जिसको जब वो बीस्ट खा रहा था तो शाओ चैन कहने लगता है कि अभी मेरे पास में समय है यहाँ से भाग निकलने का। लेकिन जब शाओ चैन काफी तेजी के साथ में यहाँ से जा रहा था तो फिर तभी इसके सामने एक हड्डी आके गिरती है, जो कि फेंकी होती है उसी बीस्ट ने, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और अब वो अपना हाथ को बढ़ा रहा था शाओ चैन को पकड़ने के लिए। शाओ चैन कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ में ये क्या करने वाले हो। इसके अगले ही पल में दिखाया जाता है कि अब वो बीस्ट शाओ चैन को लेकर जा रहा था एक माउंटेन के ऊपर, जहाँ से चढ़ते हुए वो शाओ चैन को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जिन चीजों के ऊपर बिलीव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये जगह अब देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। जिस बीस्ट ने शाओ चैन को लेकर यहीं पर छोड़ दिया था, वो सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये बीस्ट आकर उसके साथ में क्या करना चाहता है। आखिर ऐसा क्या काम होगा जो कि ये जायंट मुझे यहाँ पर लेकर आ गया, क्योंकि वो तो शाओ चैन को छोड़ के यहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। शाओ चैन ये सोचने लगता है कि क्या ये बीस्ट मुझे खाना नहीं चाहता, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे डिनर के टाइम पे खा जाए। इसीलिए वो कहने लगता है कि उसको जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलना होगा, वरना शाओ चैन के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए शाओ चैन ने जैसे यहाँ से भागना शुरू कर दिया था तो
फिर तभी अचानक से ही उसके सामने एक बीस्ट की डेड बॉडी आके गिरती है, जो कि फेंकी होती है उसी जायंट एप ने, जो कि शॉ चैन से इशारा करते हुए ये कहने लगता है कि तुम इसको पकाओ मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये पका हुआ खाना है। इसके इशारों को शॉ चैन समझ चुका था। वो कहने लगता है कि यानी कि तुम ये चाहते हो कि मैं इसको भी वैसे ही पकाऊं जैसे कि मैं पहले पका रहा था। जिससे कि रात के समय में ये दोनों के दोनों बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर शॉ चैन उस बीस्ट के मांस को पका रहा था जायंट एप के लिए। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही थी और उस जायंट एप से रहा नहीं जा रहा था। वो सोच रहा था कि जल्द से जल्द इसको पका दिया जाए। इसीलिए उसने जैसे ही आग में फूंक मारी होती है तो काफी सारा धुआं उड़ के लग जाता है शॉ चैन के चेहरे पर। शॉ चैन कहने लगता है कि ऐसे तो तुम खाने को खराब कर दोगे और मेरी भी हालत को खराब कर दोगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं अच्छे तरीके से मांस को नहीं पकाऊंगा। चुपचाप बैठे रहो और इंतजार करो जब तक कि ये पक नहीं जाता, नहीं तो पिछली बार के जैसे ही ये जल जाएगा और तुम इसको खा नहीं पाओगे। जिसकी बात को ये बीस्ट मान जाता है और इंतजार करने लगता है उसके पकने का। इसके पकते ही उसने खाने को तुरंत ही खाना भी शुरू कर दिया था। तभी शॉ चैन ये सोचने लगता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है, लेकिन फिर आकर यहाँ पे इतने ज्यादा वाटर सोर्सेस कैसे हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जगह सेफ भी है और रहने लायक भी है। ऐसा होना किसी मिरेकल से कम नहीं है। साथ ही साथ यहाँ का जो पूरा का पूरा एरिया है उस जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी की जरा सी भी कमी नहीं है। इसीलिए शॉ चैन को यहीं पर रुककर सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा और अपने आप को ट्रेन भी करना होगा। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद शॉ चैन अपने आप को किसी भी खतरे से बचा पाएगा। इसी वजह से शॉ चैन तुरंत ही यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट भी कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सोर्सेस की जरा सी भी कमी नहीं थी। लेकिन शॉ चैन एनर्जी को एब्जॉर्ब ठीक तरीके से नहीं कर रहा था। इसी वजह से तभी जायंट एप उसके पीछे आता है और उसको बताने लगता है आखिर एक्चुअल में यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। जायंट एप का साइज बड़ा होने की वजह से वो चारों तरफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। जो नजारा देखने में भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था, क्योंकि एप किंग हमेशा से ही इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते आया है। इसी वजह से वो इसमें मास्टरी हासिल कर चुका था। शॉ चैन उसको देखते हुए कहने लगता है कि यानी कि तुम मुझे सिखा रहे हो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। इसीलिए वो भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे तरीके को यूज करके देखता हूँ। जिसने शॉ चैन को दिखा दिया था और उसकी तरफ इशारे करने लगता है कि तुम्हें एनर्जी को अपने मुंह से एब्जॉर्ब करना होगा। शॉ चैन उससे कहता है कि जायंट एप तुम्हारा साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से तुम्हें और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। मुझे मेरी बॉडी को चलाने के लिए तुम्हारी लेवल की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉ चैन बता रहा था कि अभी वो कल्टीवेशन में पहुंचा है मॉर्टल शेडिंग रियल में, जिससे आगे बढ़ने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में जरूरत पड़ने वाली है सन एनर्जी और मून एनर्जी की। जब शॉ चैन काफी हद तक स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब जाकर वो अपना पहला कदम रख पाएगा हेवनली रियल में, ब्रेक थ्रू कर पाएगा अपने फर्स्ट लेवल को। शॉ चैन कहने लगता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी में एनर्जी जाना शुरू हो गई है, लेकिन इसको सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद और अपने लेवल में ब्रेक थ्रू होने के बाद अब शॉ चैन रात के समय में यहाँ के बहुत ही ब्यूटीफुल नजारों को देखने लगता है। वो ये कहने लगता है कि मैं और ज़ाओ लिंगर दोनों ही साथ में यहाँ पर आए थे इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर। साथ ही साथ वो डिवाइन मेडन लैन नुओ के बारे में भी सोच रहा था, क्योंकि उन्हीं के द्वारा गेट ओपन करने की वजह से वो यहाँ पर आ पाया था। वो कहने लगता है कि मुझे पता नहीं आखिर डिवाइन मेडन इस ड्रैगन आइलैंड के कौन से छोर पर लैंड की होंगी, क्योंकि अभी शॉ चैन देख पा रहा था कि वो बहुत ही किनारे है समंदर के, और जब क्योंकि समंदर का किनारा इतने ज्यादा खतरनाक बीस्ट से भरा पड़ा है, तो ये सोचने वाली बात होती है कि इस आइलैंड के अंदर कितने ज्यादा खतरनाक बीस्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे खतरे का लेवल भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए वो कहने लगता है कि उसको जल्द से जल्द अपनी सारी की सारी इंजरीज से खुद को हील करना होगा, और अभी वो जिस रियल में पहुंचा है उसके आगे भी बढ़ना होगा, अपनी रियल की पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि उसी के बाद फिर वो अपने आगे के सफर को जारी कर पाएगा। बिना ज्यादा पावर्स के अगर शॉ चैन ने ऐसा किया तो डेफिनेटली उसकी मौत हो जाएगी। शॉ चैन को सबसे ज्यादा जो डर लग रहा था वो लगता है लिंगर का, क्योंकि वही शॉ चैन के लिए किसी भी बीस्ट से भी ज्यादा बड़ा खतरा बन चुकी है, जिसका मास्क शॉ चैन के पास में होता है, लेकिन अब उसने उसको भी छोड़ ही दिया था, जो कि चलते हुई हवा में कहीं पे उड़ जाता है और खो जाता है। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ज़ाओ लिंगर को, जो कि चलते हुए सफर करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक अनजानी और अनचाही मंजिल को ढूंढते फिर रही है। इसके साथ साथ शॉ चैन ने भी अपनी एक नई जिंदगी को शुरू कर दिया था उसी बीस्ट के ही साथ में। हम लिंगर को देख पाते हैं जो कि जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पर उसको और भी बड़े लेवल के खतरे नजर आते हैं, क्योंकि वो जिस जंगल में पहुंच चुकी थी वहां पर हमें दिखाई देते हैं काफी बड़ी साइज के बैट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। और साथ ही साथ शॉ चैन ने भी अपनी ट्रेनिंग को करना स्टार्ट कर दिया था उसी जायंट एप के ही साथ में। दोनों तो इस तरीके से रहने लगे थे जैसे कि बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हों। दोनों का साथ में ट्रेनिंग करना, साथ में शिकार करना अब तो रोज का ही काम हो गया था। और जो लिंगर होती है उसका नया दोस्त बन चुका था वही यूनिकॉर्न, इसलिए वो हमेशा ही जहाँ भी जाती है उसी के साथ में ही जाती है। शॉ चैन ने तो अपनी जिंदगी को
को पूरी तरीके से ही बदल के रख दिया था। इसके बाद अब हम लोग कुछ दिनों बाद शाओचैन को देख पाते हैं जो कि जंगल में टहल रहा था और उसके सामने लगे हुए होते हैं काफी सारे फ्रूट्स। वो कहने लगता है कि मैं जायंट एप को पका हुआ मीट तो खिलाता ही हूँ, साथ ही साथ इस बार मैं फ्रूट्स को भी ट्राई करके देखता हूँ, जो कि वो खुद से ही खाने वाला होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये फ्रूट तो डेफिनेटली लॉन्गेविटी के लिए होंगे और उसके कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करेंगे। इसको जब वो खाने ही वाला था तो फिर तभी इसके सामने से भागते हुए वहां पर आ जाता है वही लिटिल यूनिकॉर्न। इसको देख के शाओचैन कहता है कि दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस टाइम पर मुझे टी-रेक्स से बचाने के लिए, नहीं तो मेरा तो खेल खत्म उसी वक्त ही हो जाना था। जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो उसको फ्रूट भी खिला देता है, लेकिन फ्रूट खाने के बाद वो लिटिल यूनिकॉर्न तुरंत ही दौड़ लगा के भाग भी गया था। जो बात शाओचैन को समझ में नहीं आती कि अचानक से ये कहां पर चला गया। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिंगर को, जो कि ढूंढते फिर रही होती है उसी लिटिल यूनिकॉर्न को। लिंगर भी सेम उसी बैम्बू के जंगल में जा रही थी जिसमें टहल रहा था शाओचैन। इन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता, लेकिन शाओचैन जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिर तभी वहां पर लिंगर की नजर पड़ जाती है उसके ऊपर और वो ये कहने लगते हैं कि कितनी अच्छी किस्मत है तुम्हारी जो कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर एक काफी खतरनाक स्लैशिंग अटैक को कर दिया था शाओचैन के ऊपर। आगे की फाइट को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।